रात के लम्हे जैसे थम गए थे। कमरे में मध्यम सुनहरी रोशनी गुलाबों की पंखड़ियों पर ठहरी हुई थी। कमरे में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। फिरोज शाह दरवाजा खोलकर अंदर आया तो कदम रुक गए थे। वो देखने में भला का हसीन था, ऊंचा लंबा दराज कद, चौड़ी जिस्सामत, कसरती वजूद। वो किसी शहजादे से कम नहीं था। अंधेरा, नीम रोशनी और ये गुलाबों की खुशबू, इसे उलझन सी हुई थी। वो पलटने वाला था कि किसी के नर्म हाथों ने पीछे से इसकी आंखों पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी। पहचाना, नरमी से हंसती हुई आवाज। वो चौंका, एक झटके से हाथ हटाया। महापारा सामने खड़ी थी, रेशमी कपड़ों में, चांदनी जैसा चेहरा, आंखों में शोखी और उम्मीद का मिला जुला अक्स नुमाया था। वो कुछ कहती इससे पहले वो माथे पर बल डालकर बोला था, ये क्या हशर बनाया हुआ है तुमने कमरे का? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? इंसान कितना थका हुआ आता है, अपने कमरे में आराम करता है, और तुमने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? इसकी आवाज भारी और खफगी से भरी हुई थी। महापारा जरा सा मुस्कुराकर बोली, शाह साईं, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? ये सब मैंने आपके लिए किया है। देखे ना, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है, और आप नाराज हो रहे हैं, अपनी मासूम सी बीवी का दिल तोड़ रहे हैं। फिरोज कदरे गुस्से में बोला, खूबसूरत नहीं, मुझे ये सब तमाशा लगता है। इसने गहरा सांस लिया था। क्या जरूरत इन सब फजूल चीजों की, जब कोई फायदा ही नहीं। मुझे औलाद चाहिए और तुम वो मुझे नहीं दे सकती। मैं अब थक गया हूं। महापारा के चेहरे की रंगत लम्हे भर को उड़ी थी, मगर वो खामोश नहीं रही। वो हिम्मत करके बोली, ऐसी बात नहीं है, ये सब खूबसूरत है अगर हम इसे दिल की नजर से देखें। आप ऐसी बातें मत करें, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं आज ही डॉक्टर से मिली थी। इन्होंने बताया कि कभी कभार वक्त का फर्क होता है। औरत का जिस्म हर महीने सिर्फ चंद दिनों में हामला होने के लिए मौजू होता है। मैंने हर एक चीज पर जांच पड़ताल की है। आप मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुने। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कभी भी हमारे घर खुशियां नहीं आएंगी। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले फिरोज तंजिया मुस्कुराहट से बोला, फजूल बातें हैं ये। वो अपनी बात मुकम्मल करता इससे पहले वो बोली, नहीं, आपकी सोच ही गलत है। मेरी बात एक दफा सुन ले, आपका कुछ नहीं जाएगा। जबकि वो हाथ बांध कर खड़ा हो गया था और तंजिया अंदाज में इसको देखने लगा था, जबकि वो इसका अंदाज नजरअंदाज करते बोली, डॉक्टर ने बताया कि औरत का एवोल्यूशन तकरीबन महीने के 14वें दिन के करीब होता है। जब इसके हैजे तैयार होते हैं, यही वो वक्त है जब शौहर और बीवी के दरमियान कुर्बत ज्यादा असर रखती है। फिरोज ने इसकी बात काट दी, और तुम्हें लगता है 3 साल बाद कोई मुआवजा हो जाएगा? अब मुझे इन सब बातों से कोई उम्मीद नहीं रही महापारा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है हमने इन 3 सालों में कितना ट्राई किया है, और अब ये बातें बेबुनियाद हैं। इसलिए मुझे किसी भी अमल के लिए फोर्स मत करो। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। मैं हर चीज से थक चुका हूँ। इसकी आवाज में शिकस्त थी, मगर महापारा ने वो शिकस्त खुद पर हावी नहीं होने दी। आप थक गए हैं, मैं जानती हूँ। वो इसके करीब आई, इसके चेहरे के करीब होकर बोली, मगर कभी खुदा देर से देता है, इनकार नहीं करता। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप दोनों सेहतमंद हैं तो वक्त और दुरुस्त तरीका ही फर्क पैदा करता है। इस बार मेरी बात पर अमल कर लें प्लीज। मैं बहुत उम्मीद के साथ आज ये सब कर रही हूँ, और मुझे यकीन है मेरा रब मेरी उम्मीद नहीं तोड़ेगा। एक औरत होकर जब मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो आप एक मर्द होकर क्यों हार रहे हैं? फिरोज ने नजरें चुरा ली थी। वक्त और तरीका अब तुम बताओगे मुझे, कब और कैसे जीना है। इसका दिमाग खराब हो रहा था। ये बातें इससे अजीब अजियत में मुब्तला कर रही थी। महापारा की आवाज में वही नरमी मगर हल्का सा दुख भी शामिल हो गया था। नहीं, बस चाहती हूँ हम दोनों एक ही सिमत में कोशिश करें। डॉक्टर ने कहा है कि एवोल्यूशन के आसपास के 5 दिन सबसे अहम होते हैं। इस दौरान कुर्बत के बाद औरत को पुरसकून रहना चाहिए, दबाव नहीं। ग़िज़ा में आयरन और फोलिक एसिड शामिल करना भी जरूरी है। आप चाहें तो हम दोनों साथ मिलकर ये सब कर सकते हैं। फिरोज ने हंकारा भरा, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेती हो, लेकिन हकीकत बदलती नहीं है। तुम हर महीने उम्मीद बांध लेती हो और आखिर में रोती हो। मैं अब मजीद ये सब नहीं देख सकता। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। महापारा ने लम्हे भर के लिए आंखें बंद की थीं, जैसे दिल के शोर को सुन रही हो। फिर धीरे से बोली, रोती हूं क्योंकि अब भी यकीन है कि ये घर खाली नहीं रहेगा। शायद खुदा हमारी आजमाइश को देख रहा है फिरोज। कभी कभी उम्मीद ही वो दुआ होती है जो खुद सुनी जाती है।
फिरोज ने पहली बार इसकी आंखों में देखा। वहां कोई जिद नहीं थी, सिर्फ यकीन का पुरसुकून समंदर मौजूद था। कमरे की खुशबू एक बार फिर घुलने लगी। गुलाबों की पंखुड़ियां हवा के साथ हल्की सी जंबिश में आई थी। फिरोज ने गहरी सांस ली थी। ठीक है, इसने मध्यम आवाज में कहा, डॉक्टर की बात मान लेते हैं, लेकिन ये आखिरी बार है। मैं फिर कभी तुम्हारे करीब इस ख्याल से नहीं आऊंगा। महापारा ने आहिस्ता से मुस्कुराकर चिराग बुझा दिया था और इसका लम्स अपने वजूद पर महसूस करने लगी थी। आंखों से धीरे धीरे आंसू भी बह रहे थे, लेकिन इसको यकीन था वो इस बार अपना मकसद हासिल कर लेंगे। तो फिरोज के चेहरे पर पहली बार शिकस्त की बजाय थकन के साथ सुकून दिखाई दिया था। गुलाबों की खुशबू अब हल्की नहीं गहरी हो गई थी, जैसे उम्मीद ने पहली सांस ली हो। अगली सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पर्दों के किनारे से छिनकर अंदर आ रही थी। वो नाश्ता कर चुका था, अब ऑफिस के लिए निकल रहा था, लेकिन हमेशा की तरह इसने अपनी माँ को खुदाफिज कहना जरूरी समझा था। इनके कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर वो बोला, अम्मा मैं निकल रहा हूँ, ऑफिस में आज फाइलों का ढेर है, रात को थोड़ा लेट आऊंगा, आप आराम कर लीजिएगा, सुबह मुलाकात होगी। आसिया बेगम हल्की आवाज में बोली, फिरोज इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिरोज के कदम रुक गए थे, चेहरे पर हल्की उलझन, घड़ी की सुइयों की तरफ एक नजर, फिर गहरा सांस लेकर वो पलट आया था। आहिस्तगी से सोफे के करीब बैठ गया था। जी अम्मा, खैरियत है? आसिया बेगम की नजरें फर्श पर जमी रही थी, फिर आहिस्ता से बोली, तुम मेरे इकलौते वारिस हो, मगर तुम्हारा कोई वारिस नहीं है। यही टेंशन मुझे सोने नहीं देती। फिरोज चौंक कर सीधा बैठ गया था। अम्मा, ये बातें फिर से? हाँ फिर से। तुम्हारी इतनी जमीन, इतना कारोबार, नाम है, इज्जत है, लेकिन अगर तुम्हारी औलाद नहीं हुई तो ये सब किसके काम आएगा? हमारे बाद ये रिश्तेदार हमारी जायदाद को गद्दों की तरह नोच खाएंगे। तुम देखना, किसी को तुम्हारा दुख याद नहीं होगा, बस तुम्हारा पैसा याद रहेगा। फिरोज ने हाथ जोड़कर माथे पर रखे, जैसे थकन से झुक गया हो। मैं क्या करूं अम्मा, हर अच्छे डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, हर रिपोर्ट साफ है, वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बस खुदा ने देर लगाई है, अब मैं इस पर भी शक करने लगूं क्या? आसिया बेगम ने सर्द सांस ली। ये सब बातें दिल बहलाने की हैं। हो सकता है तुम्हारी बीवी खुद डॉक्टर से बात कर लेती हो, पढ़ी लिखी है, चालाक भी है। हो सकता है वो पहले दिन इनसे कह देती हो कि जब हम दोनों आए तो यही कहना कि सब ठीक है, बस खुदा की तरफ से देर है। तुम नहीं जानते आजकल की लड़कियां बहुत दिमाग रखती हैं। फिरोज ने सर उठाया। अम्मा, आप हद से गुजर रही हैं, महापारा ऐसी नहीं है। आसिया बेगम की आवाज में करवाहट आ गई। तो फिर 3 साल में तुम्हें औलाद क्यों नहीं हुई? इतना वक्त किसी दवा को लगता है? तुम मानो या ना मानो, वो औरत बांझ है। फिरोज हल्के लड़ते हुए लहजे में बोला, अम्मा ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे घर औलाद हो, कौन मर्द नहीं चाहता, लेकिन शायद ये नसीब का मामला है, हम चाह कर भी कुछ नहीं बदल सकते। आसिया बेगम इसकी तरफ झुककर बोली, नसीब में सब कुछ है, मगर नसीब इनके बदलते हैं जो खुद कदम उठाते हैं। तुम चाहते नहीं हो, इसलिए रुके हुए हो। एक बात मानो। वो ठहरी, फिर मध्यम मगर गहरी आवाज में बोली, तुम दूसरी शादी कर लो। फिरोज लम्हा भर के लिए साकित हो गया। क्या कहा आपने? वो बेयकीनी से बोला था। हाँ, दूसरी शादी। अंजुम तुम्हें पसंद करती है और मैंने भी गौर किया है, वो तुम्हारे लायक है, पढ़ी लिखी, समझदार, कारोबारी दिमाग वाली है, तुम्हारे लिए सहूलत भी होगी, इज्जत भी होगी, सोच कर देखो। फिरोज खामोश बैठा रहा, उंगली से अंगूठों को घुमाता रहा। अम्मा, आपको अंदाजा आप क्या कह रही हैं? मैं किसी और औरत को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकता हूँ जब महापारा को तलाक मत दो, ऐसे रख लो, मगर अंजुम से शादी कर लो, मुझे पोता देखना है। आसिया बेगम की आवाज अब ठोस थी, जैसे फैसला सुना चुकी हूँ। मैंने खुद मालूम किया, इसकी तिबी टेस्ट बिल्कुल दुरुस्त है, इसके जरिए तुम्हें वारिस मिल जाएगा और फिर तुम्हारे दिल से ये बोझ भी उतर जाएगा। फिरोज के होंठ जरा से हिले, मगर कोई लफ्ज नहीं निकला। वो सिर्फ माँ की आंखों में देखता रहा। वहां खौफ छुपा था, खानदानी नाम के डूबने का खौफ, खाली विरासत का डर। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। आसिया बेगम धीरे से बोली, सोच लो बेटा, वक्त हाथ से निकल जाए तो फिर पछतावा ही रह जाता है। फिरोज ने उठने की कोशिश की, मगर फिर रुक गया, नजरें नीची, दिल कहीं और। मैं चलता हूँ अम्मा, दफ्तर के लिए देर हो रही है। देर अब तुम्हारी जिंदगी में हो रही है बेटा, दफ्तर में नहीं। तुम सोच लो, समझ लो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहती। वो पलटा नहीं, बस आहिस्ता से दरवाजा खोला, मगर चेहरे पर सुकून नहीं था।
कदम भारी थे और दिल के किसी कोने में वो फैसला जिससे वो इनकार कर रहा था खामोशी से जड़ पकड़ चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर की रोशनी शीशे के पर्दों से छनकर मेज पर फैल रही थी। फिरोज शाह अपने कैबिन में बैठा फाइलों के ढेर में गुम था। एयर कंडीशन कमरे में सिर्फ कलम की हल्की सी आवाज और घड़ी के टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए। दरवाजा खुला तो अंजुम ने अंदर कदम रखा। हल्की महंगी खुशबू, एतमाद भरी मुस्कुराहट और आंखों में मखसूस चमक। वो दरवाजे पर रुककर बोली, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर फिरोज शाह, अगर आपकी इजाजत हो तो ये नायाब चीज आपके कमरे में दाखिल हो जाए। फिरोज के लबों पर दबी मुस्कुराहट उभरी। आइए आइए, इजाजत दी जाती है। अंजुम हंसते हुए अंदर आई और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। फिरोज कलम रखकर बोला, बहुत दिनों बाद तुमने ऑफिस का चक्कर लगाया है। तुम्हारी कंपनी कैसी जा रही है? सब बहुत अच्छा जा रहा है, वो पुरसकून लहजे में बोली। आंटी का फोन आया था, बता रही थी कि तुम काफी परेशान हो। क्या बात है? फिरोज ने नजर झुकाई, फिर मेज पर पड़ी फाइल बंद कर दी। कुछ खास नहीं, बस घरेलू उलझने हैं। तुम्हें तो पता है अम्मा को किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना इनकी आदत है। परेशानी इतनी नहीं जितनी बताई गई होगी। अंजुम ने जरा सा झुककर इसके चेहरे को गौर से देखा। परेशान तो लग रहे हो, बोलो दिल हल्का हो जाएगा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हाँ शायद कुछ बातों का वजन अंदर रह जाता है। अंजुम खामोश रही, फिर आहिस्ता से अपने हाथ फिरोज के हाथ पर रख दिया। मैं जानती हूँ तुम्हें किस बात का बोझ है। आंटी ने बताया तुम औलाद की वजह से बहुत परेशान हो और अब दूसरी शादी के बारे में भी सोच रहे हो। फिरोज ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इन्होंने तुमसे ये बात की? जी। और तुम्हें हैरत नहीं होनी चाहिए, मैं काफी बोल्ड हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो जो दिल में होता है वही जुबान पर लाती हूँ। वो लम्हा भर रुकी, फिर बोली, मुझे महापारा से कोई दुश्मनी नहीं। वो बहुत अच्छी है, सादा, शरीफ, मगर शायद वो तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं निभा सकती। एक घर सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलता, दिमाग, फैसले और समझ भी चाहिए होती है। तुम्हारे पास सब कुछ है, इज्जत, हैसियत, मगर तुम्हें एक ऐसी औरत चाहिए जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ना कि पीछे रहकर बस दुआ करती रहे। फिरोज की नजर अब भी इसके चेहरे पर जमी थी, मगर चेहरे का तासुर सपाट था। तुम कहना क्या चाहती हो अंजुम? वो मुस्कुराई, मगर लहजा संजीदा था। ये कि आंटी चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और जहां तक मेरी बात है मुझे भी कोई एतराज नहीं, बल्कि सच कहूं तो शायद तुम मुझे काफी वक्त से अच्छे लगते हो। इसलिए आज खुद आ गई हूं ताकि तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर तुम मेरे बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हो तो मेरी तरफ से जवाब हाँ में है। कमरे में लम्हे भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिरोज ने गहरी सांस ली, कुर्सी से जरा पीछे हटा और आहिस्ता से बोला, तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो? शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है। हम शहजादे हैं, हम अपनी बीवियों को छोड़ते नहीं। अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई तो एक बात दिमाग में रखना, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंजुम के लबों पर हल्की सी हंसी फूटी। कौन काफिर तुमसे तलाक लेना चाहेगा? तुम जैसे मर्द अब रह कहाँ गए हैं? तुम एक अच्छे इंसान हो और शायद यही वो चीज है जिसने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा है। फिरोज ने नजरें नीचे की। मैं भी कुछ नहीं कह सकता, घर पर बात करनी होगी अम्मा से। हालात से सब कुछ एकदम नहीं बदलता। अंजुम ने अपनी बाल कान के पीछे किए। बदलने की जरूरत भी नहीं, बस कदम उठाने की जरूरत है। तुम सोच लो, मैं तैयार हूँ जब तुम चाहो, जिस तरह चाहो। फिरोज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं घर जाकर बात करता हूँ, फिर तुम्हें खुद इतला दूंगा। अंजुम उठ खड़ी हुई। ठीक है मिस्टर फिरोज शाह, मैं इंतजार करूंगी, मगर ज्यादा नहीं। वो चलती हुई दरवाजे तक गई, फिर पलट कर बोली, और हाँ, अपनी परेशानी को चेहरे पर ना रखा करो। तुम पर संजीदगी अच्छी लगती है, मगर मुस्कुराहट तुम्हें मजीद काबिल एतमाद बनाती है। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में खुशबू की एक हल्की लकीर बाकी रह गई। फिरोज के जहन में वो अल्फाज देर तक गूंजते रहे थे, मेरी तरफ से हाँ है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें दरीचे से कमरे में दाखिल हो रही थीं। हल्की सी नारंगी रोशनी सोफे के बाजू पर गिरी हुई थी, जहां आसिया बेगम ऐनक लगाए किताब पढ़ रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। फिरोज शाह अंदर आया। चेहरे पर उलझन थी, रफ्तार में बेचैनी। अम्मा, ये आपने अंजुम को फोन करके क्या कहा था? वो सीधा आकर इनके बराबर बैठ गया। आसिया बेगम ने चश्मा उतारा। क्या मतलब? मतलब कि ये आज ऑफिस आई थी और मेरे सामने बैठकर साफ कह रही थी
कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। अम्मी, मैंने सुबह आपको हाँ नहीं कही थी, फिर आपने इससे बात क्यों की? आसिया बेगम ने किताब मेज पर रखी, चेहरे पर जरा सा इत्मीनान। मैंने सिर्फ बात की थी, हुक्म नहीं दिया। अगर वो तुम्हारे पास खुद गई है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें दिलचस्पी रखती है। और बेटा, ये तो खुशी की बात है किसी औरत का तुम जैसे मर्द में दिलचस्पी लेना, मामूली बात नहीं। फिरोज ने सर झुकाकर गहरी सांस ली। अम्मी, माँ पारा ये बात कबूल नहीं कर पाएगी, वो बहुत हसास है, इसे पता चला तो टूट जाएगी। आसिया बेगम सीधे लहजे में बोली, तो हम क्या करें? इसके हसास होने के अपनी नस्ल कुर्बान कर दे। मुझे अपने पोते की ख्वाहिश है, वारिस चाहिए, तुम्हारा नाम आगे चलना चाहिए। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी फैल गई। फिरोज के चेहरे पर उलझन, बेबसी और थकन सब नुमाया थी। फिर वो धीरे से बोला, अम्मी, मैं माँ पारा को नहीं छोड़ूंगा। अगर दूसरी शादी कर भी लूं तो सिर्फ औलाद के लिए। मेरे लिए हमेशा माँ पारा पहली रहेगी। मैं इसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आसिया बेगम ने चाय का कप रखा। बेटा, मैंने कब कहा कि इसे छोड़ दो? वो हमारे खानदान की बेटी है, हमारे घर की इज्जत है, लेकिन अगर दूसरी औरत आ रही है तो वो भी इसी घर की बहू होगी। अलबत्ता जो मुकाम माँ पारा का है वो सिर्फ इसी का रहेगा, किसी और का नहीं। फिरोज कुछ कहता, इसी पर दरवाजा जोर से खुला। माहपारा अंदर आ चुकी थी। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, आंखों में नमी थी। ये क्या कह रही हैं आप दूसरी शादी कर रहे हैं? इसकी आवाज लर्ज गई थी। फिरोज ने चौंक कर पीछे देखा। आसिया बेगम ने जरा सा अबरू चढ़ाया मगर खामोश रही। माहपारा, तुम जवाब दीजिए ना। फिरोज ने ये सब किया है। वो आगे बढ़ा, उसमें इतनी नाकिस औरत हूं कि आपको किसी और की जरूरत पड़ गई। आसिया बेगम सर्द लहजे में बोली, हाँ, कर आए मेरा बेटा दूसरी शादी, क्योंकि मैं अपने बेटे को एक बांझ औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी। 3 साल हो गए हैं, तुमने कौन सी खुशखबरी दी है इसे? फिरोज फौरन बोल उठा, अम्मा प्लीज ऐसे बात मत करें, मैं इससे खुद बात कर लूंगा। मैं क्यों ना बोलूं? आसिया बेगम ने तलखी से कहा, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मेरा बेटा दिन ब दिन मुरझा रहा है। हर माँ को अपनी नस्ल की फिक्र होती है। फिरोज ने हाथ उठाकर कहा, बस अम्मा, आप खामोश रहें, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। बस वो मापारा की तरफ मतवज्जो हुआ। मापारा, तुम कमरे में जाओ, मैं भी आता हूँ, तुमसे बात करता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। इसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। आप मेरे साथ ये जुल्म नहीं कर सकते फिरोज, औलाद खुदा की देन है। अगर हमारे घर नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? डॉक्टर ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब किस्मत का मामला है। फिरोज ने जब्त करते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ कमरे में जाओ। नहीं जाऊंगी, वो चीखी। मैंने आपका साथ हर दुख में दिया और आज जब मेरा वक्त आया तो आप दूसरी शादी कर रहे हैं? इसके कदम पीछे हटने लगे, चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। फिरोज एक कदम बढ़ा मगर वो अचानक मुड़ी और भाग गई थी। दरवाजे के बंद होने की आवाज के बाद कमरे में सिर्फ खामोशी रह गई। आसिया बेगम ने गहरी सांस ली। अब तुम ही देख लो, ये जज्बाती औरत घर संभालेगी या तुम्हारे मुस्तकबिल को रोकेगी? फिरोज ने नजर नीचे की, कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज हलक में फंस गए थे। कमरे की फिजा में सिर्फ माहपारा की लड़ती हुई आवाज गूंज रही थी, आप मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। कुछ देर वो वहीं बैठा था और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में दाखिल होते फिरोज के कदम जैसे जमीन में धंस गए। सामने सोफे पर माहपारा बैठी थी, चेहरा आंसुओं से तर, बाल बिखरे हुए और गोद में रखे रुमाल पर कई धब्बे पड़ चुके थे। दरवाजा बंद होने की आवाज पर वो चौंकी और अगले लम्हे इसकी आंखों में शोले लपके। वो तेजी से उठी, आंसू साफ किए बगैर चीखी कि कहाँ का इंसाफ है फिरोज, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी शादी? आप सुन रहे हैं ना, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिरोज ने गहरा सांस लिया, लहजे में जब्त था। माहपारा, बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करा। इस्लाम ने मर्द को 4 की इजाजत दी है। मैं तुम्हें तुम्हारी जगह से हटा नहीं रहा, तुम हमेशा मेरी पहली बीवी रहोगी। वो चीख उठी, इजाजत की आड़ में जुल्म को छुपा नहीं सकते आप। मैंने डॉक्टर से बात की है, उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई। 2 महीने पहले नई रिपोर्ट आई है, अगर हम इलाज मुकम्मल कर लें तो। कितने इलाज माहपारा? फिरोज ने इसकी बात काटी, आवाज भारी हो गई। 3 साल से हर डॉक्टर, हर नुस्खा, हर दुआ आजमा ली, हर बार ये कहा गया खुदा की तरफ से देर है। मैं अब थक चुका हूँ, मुझे अपनी औलाद चाहिए। वो फूट पड़ी, आपको औलाद चाहिए या मोहब्बत? मैं तो यही समझती थी कि मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन आपने इससे भी जायदाद के वारिस के तोले में तोल दिया। फिरोज का चेहरा साकित हो गया। मोहब्बत है मुझ में, बहुत है, लेकिन तुम मां बनना नहीं समझ सकती। जब तक औलाद की ख्वाहिश अंदर से ना जला दे
माँ के लिए ये जज्बा फितरी है, मगर एक बाप के लिए भी ये खालीपन अजियत बन जाता है। महापारा ने इसके बाजू पकड़ लिए। आंखों से आंसू बह रहे थे। तो फिर मेरी अजियत, मेरा खौफ, क्या मैं पत्थर हूँ? आप जानते ना मैं आपके बगैर कुछ नहीं, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो नर्म लहजे में बोला, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, सिर्फ एक और जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। वो झटके से पीछे हटी। जिम्मेदारी? औरत कोई जिम्मेदारी नहीं, वो एहसास है, सांस है, और आप ये सब खत्म कर रहे हैं। फिरोज ने नजर झुका ली। मैं अपनी माँ के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता। इनका ख्वाब है कि मेरे घर में बच्चे की हंसी गूंजे, मैं इनकार नहीं कर सकता। तो आप अपने दिल की आवाज नहीं सुनेंगे? वो रो रही थी, मगर लहजा खाली सा हो गया। मैं जानती हूँ वो औरत आपके लिए सब कुछ लेके आएगी, इज्जत, खुशी, शायद औलाद भी, लेकिन वो आपको वो सुकून नहीं दे सकेगी जो मोहब्बत देती है। फिरोज ने आहिस्ता कहा, मोहब्बत का क्या फायदा अगर वो अगले को अधूरा रखे? महापारा ने लड़ती आवाज में कहा, आप बेबस नहीं, आप जालिम बन रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, एक जीती जागती रूह को मार रहे हैं। फिरोज के चेहरे पर सख्ती आ गई। कुछ गुनाह नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम नहीं कर रहा। तुम्हारा नानुफका, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा घर सब वही रहेगा। तुम मेरी बीवी हो, रहोगी। वो कदम पीछे हटाते हुए बोली, नहीं, ये इंसाफ नहीं। आपको मेरी बेबसी दिखाई नहीं देती? मैं हाथ जोड़ती हूँ फिरोज, ऐसा मत करें, खुदा के लिए। वो लम्हा भर को रुका, इसके चेहरे पर निगाह डाली, मगर शायद फैसला अंदर ही अंदर हो चुका था। इसने आहिस्ता कहा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मगर वक्त किसी के इंतजार में नहीं रुकता। और फिर बिना पलटे दरवाजा खोल के बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ महापारा के सिसकियों की आवाज बाकी रह गई। हवा रुकी हुई थी, जैसे दीवारें भी इसके दुख की गवाह बन गई हूं। वो सोफे पर बैठ गई, हाथों में चेहरा छुपा लिया। आंसू उसके लफ्जों से तेज गिर रहे थे, और शायद पहली बार इसे अपने घर की दीवारें अजनबी लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इसके लाख एहतजाज के बावजूद शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। 1.5 हफ्ता गुजर चुका था, मगर घर की फैसा जैसे हर लम्हा किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही थी। शाम का वक्त था, लाउंज में हल्की सी रोशनी थी। आसिया बेगम सोफे पर बैठी थी, अंजुम इनके बराबर में। दोनों के दरमियान सुर्ख और सुनहरी रंग का भारी शादी का जोड़ा फैला हुआ था। अंजुम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि आसिया बेगम के लबों पर इत्मीनान की झलकियां नुमाया थी। इस लम्हे महापारा लाउंज में दाखिल हुई, कदम आहिस्ता, निगाहें बोझल, जैसे हर कदम इसके दिल पर बोझ डाल रहा हो। इसकी नजर लम्हा भर को जोड़े पर रुकी। इसके होंठ कपकपाए, मगर आवाज नहीं निकली थी। वो खामोशी से रुख मोड़कर किचन की तरफ जाने लगी थी कि पीछे से अंजुम की आवाज आई, अरे महापारा, रुके ना, कहाँ जा रही हैं? मिले कितने दिन हो गए, कैसी हैं आप? महापारा के कदम रुके, मगर वो पलटी नहीं। इसके कंधे जरा लर्जे, फिर आहिस्ता से बोली, जिंदा हूं, और क्या चाहिए आप लोगों को? मारने की तो पूरी तैयारी कर ली है ना? अंजुम ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जोड़ा एक तरफ रखा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आपके शौहर खुद मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगर आपके नसीब में औलाद नहीं है तो मर्द दूसरी शादी करेगा ना, इसमें मेरा क्या कसूर? महापारा ने पलट कर इससे देखा, आंखों में खाली चमक। इतना घमंड मत करो अंजुम, खुदा को इतना गरूर पसंद नहीं। ये ना हो कि शादी के बाद तुम्हारे घर भी ये फूल कभी ना खिले। अंजुम के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर इससे पहले आसिया बेगम तड़प कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जुबान संभाल के बात कर, बदतमीज औरत। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम बददुआ दे रही हो, मैं तेरा कत्ल कर दूंगी अगर एक लफ्ज और बोला। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अंजुम के सामने जुबान खोलो। महापारा के आंसू बह निकले, मगर लहजा कमजोर नहीं हुआ। अम्मी, इतनी नफरत क्यों है? मैंने कभी अंजुम का नाम भी नहीं लिया। आप ही ने सब कुछ तो तय किया, अब आप मुझे ही मुजरिम बना रही हैं। चुप रहो। आसिया बेगम ने उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम हमसे सवाल करो। तुम इस घर में अब सिर्फ एक बोझ हो, एक बांझ औरत, जिसकी वजह से मेरा बेटा औलाद से महरूम है। अंजुम ने जरा तंजिया अंदाज में कहा, आंटी ठीक कह रही हैं। आपको चाहिए कि खामोशी से अपनी जगह संभाल लें, आपकी किस्मत में यही लिखा था। अब तो बेहतर है कि अपनी हद में रहें, ताकि आपके शौहर के दिल में आपके लिए थोड़ा सा एहतराम बाकी रहे। महापारा लड़ती आवाज में बोली, एहतराम? तुम लोग जिस मोहब्बत को रोन चुके हो, इसमें एहतराम कहाँ से ढूंढूं? तुम्हें लगता है कि शादी से सुकून खरीद लोगे? तुम नहीं जानती अंजुम, मोहब्बत वो चीज है जो तुम्हारे लिए कभी भी मयसर नहीं होगी। आसिया बेगम चीख उठी, बकवास बंद करो। तुम जैसी औरतों के मुंह से मोहब्बत का लफ्ज भी भला लगता है। तुम्हारी इज्जत इसी में है कि खामोश रहो और जिस जगह हमने बैठा दिया है वहीं बैठो। मेरा बेटा तुम पर तरस खाकर तुम्हें घर में रख रहा है, वरना तुम जैसी औरतें तो शौहर के दर से बाहर निकल जाती हैं।
महापारा ने रोते हुए कहा, अम्मी, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती, एक दिन आपके अल्फाज आप ही को चुभेंगे। अंजुम ने हंसते हुए कहा, क्या ड्रामा करती हैं? आप भी बेहतर होगा किचन में जाकर वही करें जो आपके हिस्से में आया है। ये जोड़ा, ये इज्जत, ये मुकाम अब मेरा है। महापारा के होंठ कांपे, आंखों से बहते आंसू चेहरे पर उतर आए। वो धीरे से बोली, कभी सोचा है तुमने, जो दूसरों का हक छीनती है वो खुद अपने हक से महरूम रहती है। खुदा गवाह है, तुम्हारा गरूर तुम्हें रुलाएगा। आसिया बेगम हाथ उठाते हुए बोली, बस अब एक लफ्ज भी मत बोलना, वरना याद रखना मैं तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। तुम्हारी हैसियत इस घर में अब एक मुलाजमा से ज्यादा नहीं, समझी? महापारा ने नजरें झुकाई, कदम पीछे लिए और खामोशी से मुड़ गई। पीछे से अंजुम की हंसी और जेवरात की खनक गूंजी थी। वो जाते हुए सिर्फ इतना बोली, अम्मी, कभी दिल में झांक कर देखिएगा, वहां सुकून नहीं मिलेगा। और फिर लाउंज का दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ। बाहर शाम गहरी हो गई थी, जिससे आसमान भी इसके दुख के साथ सोग मना रहा हो। रात के 10 बज चुके थे। पूरा घर नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर लॉन में लगा फवारा बंद था, मगर इसकी बूंदों की नमी अब भी फजा में तैर रही थी। फिरोज शाह भारी कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ। टाई खोलकर सोफे पर फेंकी, जूते एक झटके से उतारे और कमर की थकन उतारते हुए पलंग की सिमत बढ़ा, मगर अगले लम्हे वो ठटक गया। कमरे की फजा अजीब थी। इतर की खुशबू आज मध्यम नहीं बल्कि बोझल लग रही थी। फर्श पर महापारा बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा आंसुओं से तर। इसके सामने जमीन पर टिश्यू का ढेर और मखसूस खुशबू थी। फिरोज ने चंद लम्हे से देखा, फिर उलझे उलझे बोला, ये क्या हाल बना रखा है? कौन मर गया जो इस तरह रो रही हो? एक तो तुम्हें हर छोटी बात पर रोना आ जाता है। परेशान कर दिया तुमने मुझे। महापारा ने सर उठाया, आंखें सुर्ख, लब कपकपाए हुए थे। हाँ, मर गया, मेरी खुशियां मर गई हैं, मेरा वजूद मर गया। और आप पूछ रहे हैं कौन मरा है? आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? आपको नजर नहीं आता कि मुझ पर क्या गुजर रही है? आपको सिर्फ अपने आप से सरोकार है, अपनी खुशियां अजीज हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं भी मर जाऊंगी और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेरे जनाजे को ले जाकर सिर्फ आप कब्र में उतार देंगे और अगले दिन ये शादी कर लें इससे। फिरोज की परेशानी पर बल पड़े। क्या हो गया है? आखिर रोज रोज ये रोना? मैं अब तंग आ चुका हूं इन फजूल बातों की। छोड़ो, मुझे रोने की वजह दो। वो तड़प कर बोली, आज आपकी माँ और आपकी मंगेतर ने मुझे वो सब सुना दिया जो शायद किसी दुश्मन को भी नहीं सुनाया जाए। मेरी औकात, मेरी हैसियत, मेरा वजूद सब खाक में मिला दिया। कहा कि मैं बांझ हूं, कि मैं इस घर में सिर्फ एक साया हूं, इस घर में मेरी औकात एक मुलाजमा से बदतर है। ये कहकर आपने मुझसे शादी की थी। अगर मुझे यही तकलीफें देनी थी तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए? फिरोज ने गहरा सांस लिया और इसको देखते हुए बोला, तो तुम्हें इनकी बातों का अब इतना असर होने लगा है? तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं इन सब में शामिल नहीं था। तुम मुझसे क्यों मोड़ रही हो? इसने तुम्हें पहले भी समझाया है, शादी जरूर कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम्हारी जो हैसियत है वही रहेगी। किसी के कहने से तुम्हारी हैसियत कम नहीं हो जाएगी। और रही इन दोनों की बात, तो मैं दोनों को समझाऊंगा कि अब तुम्हें कोई कुछ ना बोले। महापारा तंजिया हंसी हंसती और इसको देखते हुए बोली, शायद नहीं, मगर खामोशी में शरीक है। आप इनके सामने एक लफ्ज नहीं बोलते, बस पीठ मोड़कर सो जाते हैं। आपके लिए वाकई आपकी खुशियां अजीज हैं। आपको एक दफा भी मेरा ख्याल नहीं आ रहा? आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? फिरोज जरा सख्त लहजे में बोला, बस करो महापारा, हद से ज्यादा जज्बाती हो रही हो तुम। वो खड़ी हुई, आंसू पूंछे, मगर आवाज में लर्जिश थी। नहीं फिरोज, आज मैं जज्बाती नहीं, हकीकत में जिंदा हुई हूँ और मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, आपके साथ नहीं रह सकती। औरत कभी अपने शौहर को बांट नहीं सकती और मैं तो बिल्कुल नहीं। मुझे तलाक चाहिए, या तो मेरा किस्सा तमाम करें या फिर ये ड्रामा खत्म करें जो आपने रचाया हुआ है। फिरोज चौंक कर पलटा, क्या कहा तुमने? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? ये घटिया लफ्ज तुम जुबान पर कैसे लाई? वो मजीद कुछ कहता, इससे पहले वो चिल्लाई थी, तलाक चाहिए मुझे, मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी, अपनी खुशियां खुद बनाऊंगी। एक ऐसा इंसान ढूंढूंगी जो औरत को सिर्फ औलाद के पैमाने से ना परखे, जो बीवी की मोहब्बत को भी अहम समझे। आपके साथ मैं बर्बाद हो जाऊंगी और मुझे अब बर्बाद नहीं होना। मुझे छोड़ दें, आप तलाक दें मुझे। फिरोज की आंखों में गुस्सा चमका। वो आगे बढ़ा और इसका बाजू थाम लिया था। खबरदार महापारा, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें अंदाजा भी है क्या कह रही हो? शाह कभी भी अपनी औरत को छोड़ते नहीं हैं और जो औरत अपनी जुबान से ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करती है इसका भी बुरा हशर कर देते हैं। सोच समझ कर अल्फाज अदा करो। वो मजीद कुछ कहता है, इससे पहले वो चीख कर बोली,
ये फलसफा नहीं चलेगा मुझ पर, बस बहुत हो गया। मैं आपकी किसी जिद, किसी खानदानी रवायत के नीचे नहीं दब सकती। अगर आपको औलाद के लिए दूसरी शादी का शौक है तो मुझे भी हक है कि मैं अपनी जिंदगी में सुकून तलाश करूं, और मेरा सुकून तन्हाई में है। मैं इस घर में रहकर आपको और आपकी इस नई बीवी को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं औरत हूं और औरत में इतना जिगरा नहीं होता कि वो अपने पसंदीदा मर्द को किसी और औरत के साथ बांट सके। फिरोज की गिरफ्त सख्त हुई थी। तुम हद से बढ़ रही हो, किसी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा। तुम शाह की बीवी हो और रहोगी। किसी दूसरे मर्द का नाम तुम्हारे साथ कभी नहीं जोड़ा जा सकता। समझ गई? इसलिए अपनी हद में वापस आ जाओ। अब अगर दोबारा तुमने ये अल्फाज दोहराए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महापारा ने इसकी आंखों में देखा। तो फिर आप मेरे शौहर नहीं, कैद करने वाले हैं। कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो तुम खुद को खत्म कर दोगी। वो फट पड़ी थी। एक दिन आप खबर सुनेंगे कि महापारा अब नहीं रही। फिरोज के चेहरे पर लम्हे भर को सकूत छा गया। फिर इसने सर्द लहजे में कहा, ड्रामा बंद करो। ये खुदकुशी की धमकियां देकर तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती। मैं तलाक नहीं दूंगा, कभी नहीं। वो पलटा, जेब से सिगरेट निकाला, जलाया और एक कश के बाद बोला, सो जाओ, सुबह मुझे दफ्तर जाना है और अब दोबारा मैं ये बात ना सुनूं। महापारा जमीन पर बैठ गई। इसके आंसू फर्श पर गिरते जा रहे थे। फिरोज ने एक लम्हे को पीछे देखा, मगर फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के बाद सिर्फ घड़ी की टिक टिक बाकी रह गई थी, और इसके दरमियान महापारा के रोने की दबी हुई आवाजें, चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। बिल्कुल बेबस हुई, जैसे वो भी कुछ नहीं कर सकती। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक महीने का वक्त किस तरह बीत गया कुछ पता नहीं चला, और आज कयामत का दिन था। आज उसके महबूब शौहर की शादी थी। घर के सहन में सफेद फूलों की महक घुली हुई थी। स्टेज के इर्द गिर्द लाइटों की मध्यम रोशनी एक मस्नूई खुशी का तासुर दे रही थी। अंजुम हल्के रंग के जोड़े में चुपचाप बैठी थी। हाथ हल्के से कांप रहे थे और निगाहें कालीन में अटकी हुई थी। फिरोज इसके बराबर में बैठा था, सफेद शलवार कमीज में, चेहरे पर वही संजीदगी जो पिछले कई दिनों से किसी चट्टान की तरह जमी हुई थी। महफिल में एक दबाव भरी खामोशी थी, जैसे सबके दिलों में कोई अनकही बेचैनी छुपी हो। मौलवी साहब ने कागज पर नजर डाली और रस्मी आवाज में बोले, अंजुम मुबीन, आपका निकाह फिरोज शाह वल्द नईम शाह से किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? अंजुम के होंठ लरसे। वो कबूल है कहने वाली थी कि पीछे से एक धारती हुई आवाज ने सारी फजा छेड़ दी। मुझे कबूल नहीं है। सबके सर मुड़े। चेहरे पर खड़ी महापारा की हालत किसी तूफान के बाद के खंडर जैसी थी। इसके बाल बिखरे हुए, चेहरा आंसू से तर, हाथ में कांपती हुई बंदूक। इसकी सांसें तेज चल रही थी। फिरोज के चेहरे पर जैसे रंग ही नहीं रहे। वो झटके से खड़ा हुआ। महापारा, ये क्या? वो आगे बढ़ी, कदम डगमगा रहे थे, मगर आवाज में जलजला था। ये निकाह नहीं होगा जब तक ये शख्स मुझे तलाक नहीं देता। अंजुम के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। मौलवी साहब पीछे हट गए और औरतों की सफों से चमगोइयां होने लगी। फिरोज ने हाथ उठाया। ये क्या पागलपन है? बंदूक नीचे करो, लोग देख रहे हैं। महापारा की हंसी रंधी हुई थी। पागलपन? हाँ, शायद हूँ। तुमने मुझे पागल ही बनाया ना। 3 साल तुम्हारे साथ गुजारते गुजारते मेरी रूह घुट गई। मैं बस एक जरूरत थी, औलाद चाहिए थी ना तुम्हें, मैं नहीं दे सकी, तुमने तो छोड़ दिया मुझे। फिरोज का लहजा सख्त हो गया। अभी अंदर जाओ, बाद में बात करेंगे। ये ड्रामा खत्म करो। वो चीखी, ये ड्रामा नहीं है, मैं थक चुकी हूँ। समझो फिरोज, मैं खुद को तबाह नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ रहकर सांस लेना गुनाह लगता है। फिरोज ने एक कदम आगे बढ़ा। महापारा, बंदूक नीचे करो, गोली चल जाएगी। वो इसके अल्फाज के बीच बोल पड़ी, बस तुम तलाक दे दोगे या नहीं? मैं सिर्फ 3 दिनों की। इसके हाथ लर्ज रहे थे, मगर आंखों में खौफनाक यकीन था। फिरोज दबी आवाज में बोला, मैं नहीं दूंगा तलाक। एक धस ने कहा। आंखों में आंसू चमके और इसकी आवाज टूट गई। महापारा, बस करो। 3 और अगले लम्हे गोली की आवाज ने हवा का सीना चीर दिया। लम्हे भर को जैसे वक्त रुक गया। वो गोली सीधी इसके कनपट्टी से गुजरी। इसका जिस्म पीछे की तरफ ढलका और जमीन पर गिरने से पहले इसकी बंदूक हाथ से छूट गई। फिरोज के चेहरे पर चीख जम गई। वो दौड़कर इसके पास पहुंचा, इसे झंझोड़ने लगा। महापारा, आंखें खोलो। ये क्या किया तुमने? पागल लड़की, देखो मेरी तरफ। लेकिन इसके चेहरे पर एक पुरसकून सा सकूत उतर आया, जैसे सारी जंग खत्म हो गई हो।
अंजुम हिचकियां लेकर रोने लगी। लोग भाग दौड़ में लग गए। शोर, चीखें, दौड़ते कदम सब एक धुन में बदल गए। फिरोज ने इसे गोद में उठाया। वो चिल्लाया, रास्ता दो, कोई गाड़ी निकालो। दरवाजे की तरफ भागते हुए इसने कंधों पर खून के छींटे थे, हाथ लर्ज रहे थे, मगर आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या यही अंजाम था हमारे सब कहे अनकहे ख्वाबों का? बाहर सड़क पर अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट्स में इसके आंसू चमक रहे थे। इसने आखिरी बार महापारा के चेहरे की तरफ देखा। वो चुप थी, जैसे जिंदगी का शोर खत्म करके अब सुकून से सो गई हो। कुछ देर बाद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाइटों की तेज चमक और दौड़ते कदमों की आवाजें एक अजियतनाक शोर पैदा कर रही थी। स्ट्रेचर पर लेटी महापारा के चेहरे पर खून के धब्बे अब भी नुमाया थे और फिरोज बेख्तियार इसके पीछे भाग रहा था। नर्सों ने इसे पीछे से रोक लिया। सर प्लीज, आप यहाँ तक नहीं जा सकते। दरवाजा बंद हुआ और ऊपरी शीशे से बस एक लम्हे को इसने देखा कि डॉक्टरों ने इसके गिर्द जमा होकर काम शुरू कर दिया। सफेद कपड़ों में लिपटे वो लोग जैसे फरिश्ते नहीं, वक्त के काजी लग रहे थे, जो फैसला लिखने वाले थे कि जिंदगी बचेगी या नहीं। फिरोज दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, सांस बेतरतीब, आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। हाथों पर अब भी इसका खून लगा था। वो कभी दीवार पर मुक्का मारता, कभी जमीन पर बैठकर सर झुकाता। दिल के अंदर जैसे हर धड़कन किसी पछतावे की गूंज बन गई थी। महापारा, वो बड़बड़ाया, मैंने तुम्हें क्यों नहीं सुना? तुम रो रही थी, बिलक रही थी और मैं सिर्फ अपनी जिद में अंधा हो गया। कॉरिडोर में वक्त जैसे रुक सा गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3, हर लम्हा भारी पत्थर की तरह इस पर गुजरता जा रहा था। फिर अचानक दरवाजा खुला। डॉक्टर साहब निकाब उतारते हुए बाहर आए। इनके चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। फिरोज लपक कर इनके सामने आया। डॉक्टर साहब, वो कैसी है? मेरी बीवी ठीक है ना? कुछ तो कहिए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। देखें, आपकी बीवी बहुत नाजुक हालत में है। गोली दिमाग के आर पार हो गई है। खुदा का शुक्र है गोली कहीं अटकी नहीं, वरना वो मौके पर जांबाक हो जाती। लेकिन फिरोज की आंखों में खौफ फैल गया। लेकिन क्या? डॉक्टर आहिस्ता से बोला, इनका दिमाग काफी हद तक डैमेज हुआ है। हमने जो कुछ मुमकिन था सब कर लिया। अब सिर्फ दुआ करें कि इन्हें होश आ जाए। बाकी सब खुदा के हाथ में है। फिरोज ने एक कदम पीछे हटकर दोनों हाथ छोड़ दिए। आंसू तेजी से बह निकले थे। डॉक्टर, खुदा के लिए इसे बचा लीजिए। मैं इसके बगैर नहीं जी सकता। वो मेरी पहली मोहब्बत है। मेरी सबसे बड़ी गलती भी, मैंने इसे दुख दिया, मगर मैं सच कहता हूँ, मैं बस अब इसके बगैर कुछ नहीं। अगर वो चली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। डॉक्टर ने इसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। हम पूरी कोशिश करें, बाकी सब दुआ का मामला है। कभी कभी मौजे हो जाते हैं, शायद आपकी दुआएं भी कोई मौजा ले आए। ये कहकर वो वापस ऑपरेशन थिएटर में चले गए। फिरोज वहीं बैठता चला गया। फर्श ठंडा था, मगर इसके अंदर आग जल रही थी। इसके होठों से बेसाख्ता अल्फाज निकले, ए खुदा, ये मुझसे क्या हो गया? वो रोती रही, बिलकती रही, मगर मैं नहीं रुका। मैंने इसकी मोहब्बत को अपनी कमजोरी समझा। मैं औलाद की ख्वाहिश में इतना अंधा हो गया कि मोहब्बत का मतलब भूल गया। ए खुदा, इसे बचा ले। मैं वादा करता हूँ, अगर इसे कुछ नहीं हुआ तो मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं इसे संभाल लूंगा, चाहे सारी जिंदगी बेऔलाद रहूं। बस इसे वापस दे दें। कॉरिडोर में खामोशी छा गई। सिर्फ गहरी की टिक टिक वो दिल की धड़कन के साथ मुकाबला कर रही थी। 4 घंटे बाद डॉक्टर दोबारा नमूदार हुए। इसके कपड़ों पर अब भी खून के हल्के निशानात थे, मगर चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट। फिरोज लपका, डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आपकी दुआएं रंग लाई। आपकी बीवी अब खतरे से बाहर है। इन्हें होश आ गया है। थोड़ी बहुत मेमोरी लॉस हुई है, दिमाग में चोट आई है, मगर जान को अब कोई खतरा नहीं है। फिरोज की आंखों में बेयकीनी थी। लपकप कपाए। फिर अचानक वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू टूटकर जमीन पर गिर रहे थे। शुक्र है ए मेरे रब। वो सजदे में गिर गया। पूरे वजूद के साथ इसकी आवाज भरी हुई थी, तो बड़ा मेहरबान है। मैंने इससे खोकर सीखा कि मोहब्बत इम्तिहान नहीं, अमानत होती है। अब मैं इस अमानत की हिफाजत करूंगा, चाहे अपनी सांसें कुर्बान करनी पड़े। कॉरिडोर की रोशनी में वो सजदे में गिरा हुआ शख्स ऐसे लग रहा था जैसे गुनाह की धूल धोकर पहली बार इंसान बन गया हो। अस्पताल के वार्ड में रात के पिछले पहर की खामोशी थी। मध्यम रोशनी में सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। मशीनों की बीप बीप, ऑक्सीजन सिलेंडर की सरसराहट और कभी कभार किसी मरीज के कराहने की आवाज। फिरोज दरवाजे पर रुका तो इसके कदम खुद ब खुद सुस्त हो गए। सामने वो बिस्तर पर लेटी थी, महापारा सर पर पट्टी, चेहरा जर्द, होठों पर सफेदी और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क। इसकी सांसों की रफ्तार मशीन पर झलक रही थी, जैसे जिंदगी एक एक लम्हे के सौदे में बंधी
हो। फिरोज के गले से आवाज नहीं निकली। वो कुछ देर बस देखता रहा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा। आंखों के किनारों पर आंसू चमकने लगे, मगर इसने उंगलियों से इन्हें साफ किया, किसी बच्चे की तरह जैसे रोना छुपाना आता नहीं। वो कुर्सी खींचकर इसके करीब बैठ गया। महापारा की पलकें हल्की सी कांपी। इसने सांस के साथ जरा सी जंबिश की और जैसे इसे इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, आहिस्ता से आंखें खोल दी। फिरोज ने झुककर फौरन इसका हाथ थाम लिया। मत बोलो प्लीज। इसकी आवाज रुकी रुकी सी थी। बस मेरी बात सुनो। वो झुककर इसके करीब हुआ, इसकी उंगलियों को हथेली में दबा लिया। महापारा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत अजियत दी। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, मैं अपनी जिद में अंधा हो गया। औलाद की ख्वाहिश में मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, तुम्हारी सांसें छीन ली। लेकिन अब नहीं, अब बस तुम हो। मैं वादा करता हूँ दूसरी शादी का सवाल ही नहीं। मुझे अब औलाद की जरूरत नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आखिरत में कौन सा मेरे साथ बच्चे होंगे? वहां तो सिर्फ तुम होगी। जन्नत में अगर कोई मेरा साथी बन सकता है तो वो तुम हो। महापारा की आंखों से दो आंसू बह निकले, मास्क के अंदर नमी बन गए। इसने लड़ते हाथ से ऑक्सीजन मास्क हटाया। सांस कुछ भारी हुई, मगर इसने बोलने की हिम्मत की। फिरोज, तुम ऐसा मत कहो, शादी कर लो, मैं खुद गर्ज लगूंगी। मगर शायद मुझ में कमी है। 3 साल हो गए, मैं मां नहीं बन सकी। शायद मेरी किस्मत खाली लिखी गई है। तुम क्यों सजा भुगतो मेरी नाकामी की? फिरोज ने फौरन इसके होंठों पर उंगली रख दी। एक लफ्ज और नहीं। वो आहिस्ता से मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में नमी थी। कमी तुम में नहीं, कमी मेरे दिल के यकीन में थी। मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर शक किया, इसके बदले तुमने अपनी जान दे दी। बताओ, इसके बाद मैं कैसे किसी और को अपनी जिंदगी में ला सकता हूँ? मैंने सब कुछ खुद बर्बाद किया, अब खुद ही ठीक करूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। महापारा ने आंखें बंद की, सांस भारी हुई, फिर आहिस्ता से बोली, काश तुमने ये सब पहले कहा होता। फिरोज ने इसका हाथ अपने चेहरे से लगा लिया। हाँ काश, लेकिन इंसान काश के बाद ही समझता है। मैंने तुम्हें खोकर जाना है कि तुम मेरा सब कुछ थी। अब अगर तुम सांस लोगी तो मेरी जिंदगी चलेगी, अगर तुम रुक गई तो मैं भी रुक जाऊंगा। महापारा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे दर्द में भी मोहब्बत का रंग घुल गया हूँ। तुम्हें पता है, मैं रोज दुआ करती थी कि खुदा तुम्हें सुकून दे, मगर शायद मेरी दुआ ही उल्टी पड़ गई। मैं सुकून मांगती रही, तुम जिद करते रहे। अब बस एक बात का वादा करो, कभी मुझसे नाराज नहीं होना। फिरोज ने इसका हाथ अपने दिल पर रखा। ये दिल तुम्हारे बगैर धड़कना भूल गया है। नाराज क्या होना, तुम तो इसमें रहती हो। महापारा की पलकों पर आंसू लरसा जो उसके गाल से नीचे बह निकला। फिरोज ने झुककर वो आंसू चूम लिया। अरे कुछ भी नहीं कहो, बस आराम करो, मैं यही हूँ। कहीं नहीं जा रहा। कमरे में सिर्फ मशीन की बीप बाकी रही और इन दोनों के दरमियान एक खामोश अहद, जो लफ्जों से नहीं, नदामत और मोहब्बत के इम्तिजाज से लिखा गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 1 हफ्ते बाद इसको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। वो इसको लिए सीधा घर आया था। दरवाजा आहिस्ता से खुला। हल्की सी शाम की रोशनी पर्दों के दरमियान से छनकर अंदर आ रही थी। फिरोज ने संभालते हुए महापारा को बाजू के सहारे पर थामा हुआ था। वो अब भी कमजोर थी, कदम डगमगाए थे, चेहरे पर सर्दी और आंखों के नीचे स्याह हल्के, मगर आंखों में वही सुकून था जैसे मौत के किनारे से लौटते वक्त शख्स को दुनिया की हर नफरत मामूली लगने लगती है। जैसे वो दोनों लाउंज में दाखिल हुए, आसिया बेगम और अंजुम सोफे पर बैठे बातों में मसरूफ थी। दोनों की नजरें फौरन इन पर उठी। लम्हे भर को फजा साकित हुई। फिर अंजुम ने अपने दुपट्टे का पल्लू संभाला और आसिया बेगम ने किताब मेज पर रख दी। फिरोज ने निगाह उठाए बगैर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर पीछे से एक सख्त और आमराना आवाज उठी, ठहरो। फिरोज कदम रुक गए। इसने आहिस्ता से पलट कर देखा। आसिया बेगम अपनी जगह से खड़ी थी, चेहरा गुस्से और अना से भरा हुआ। मैं इस लड़की को अब अपने घर में कबूल नहीं करूंगी। इनकी आवाज ठोस थी, जितना तमाशा इसने पूरे खानदान के सामने की है। मैं भूल नहीं सकती इसे अभी, इसी वक्त। इसकी माँ के घर छोड़ कर आओ। महापारा के लब काम गए, मगर इसे नजरें झुका ली। फिरोज ने गहरी सांस ली, मगर लहजा काबू में रखा। अम्मी, जो उल्टी सीधी बातें जिसने आपके कानों में भरी हैं वही रहने दें। मेरे घर के फैसले मेरे हैं, इससे कहाँ रहने कहाँ नहीं, ये मेरा मामला है।
आसिया बेगम का चेहरा लाल हो गया। ये जुबान है तुम्हारी? भूल गए हो तुम ये वही लड़की है जिसने सबके सामने तुम्हें जलील किया, बंदूक उठाकर खुदकुशी की धमकी दी। खानदान वाले आज तक मजाक बनाए बैठे हैं और तुम इसे इज्जत से वापस घर ला रहे हो। फिरोज का जब टूटने के करीब था मगर इसने नरमी में तलखी छुपाई। अम्मी, वो मौत के मुंह से लौटी है, इसका दिमाग अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। आपको अंदाजा भी है गोली कहाँ लगी थी? दिमाग में। खुदा का करम हुआ कि ये जिंदा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो वाकई हाथ बांध चुका था। मुझे औलाद नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं मरने के बाद जन्नत में इसके साथ रहना चाहता हूँ, किसी और के साथ नहीं। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ अंजुम की गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अचानक खड़ी हुई, दुपट्टा कंधे पर डाला और तेज लहजे में बोली, तो फिर मुझसे शादी के वादे क्यों किए थे फिरोज? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। फिरोज का चेहरा लम्हे भर के लिए सख्त हुआ मगर आवाज में ठहराव था। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था अंजुम, तुम खुद मेरे पास आई थी। तुम्हारा प्रपोजल, तुम्हारी बातें सब याद है मुझे। अगर भूल गई हो तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे दफ्तर में हर बात की रिकॉर्डिंग है। अंजुम के चेहरे पर शर्मिंदगी की एक लहर दौड़ गई मगर इसने इसे छुपाने की कोशिश की। झूठ बोल रहे हो तुमने मेरी आंखों में देखकर कहा था। फिरोज ने इसकी बात काटते हुए सख्त लहजे में बोला, काफी है, झूठ मैं नहीं बोल रहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो कैमरे की आंख फैसला कर लेगी। इसने एक लम्हे को अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता मगर इस वक्त मेरी बीवी का दिल और दिमाग दोनों जख्मी है। मुझे इजाजत दे मैं इसे कमरे में ले जाऊं। आसिया बेगम के चेहरे पर खामोशी छा गई मगर आंखों में अना की चमक बाकी थी। अंजुम ने गुस्से में एक कदम पीछे हटा और हाथ झटक कर बोली, तुम सब एक जैसे हो, अपनी औरतों के गुलाम। फिरोज ने एक सर्द निगाह इन पर डाली, एक ऐसी निगाह जिसमें थकन, दर्द और फैसले सब मौजूद थे। गुलाम नहीं, शौहर हो, और शौहर वो होता है जो अपनी बीवी को सहारा दे, न कि दूसरे को खौफ में छोड़ दे। ये कहकर इसने महापारा को मजबूती से थामा और आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ गया। पीछे अंजुम का गुस्सा लड़ता रह गया और आसिया बेगम की खामोशी में शिकस्त का बोझ उतरता गया। ऊपर कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो नीचे लाउंज में सिर्फ सन्नाटा बाकी था। वो सन्नाटा जिसमें पहली बार हक और मोहब्बत एक दूसरे के साथ खड़े थे। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 6 महीने बाद कमरे में शाम की नरम रोशनी छाई हुई थी। खिड़की के पास सफेद पर्दे हवा के साथ आहिस्ता आहिस्ता झूल रहे थे। बाहर दरख्तों के पत्ते हल्की सी हवा में सरसराते जैसे किसी नए आगाज की खुशी में सरगोशियां कर रहे थे। वो दरवाजा खुलकर अंदर आया तो उसने देखा वो खिड़की के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर वही सुकून, वही रोशनी जो कभी खो गई थी, अब पूरी आबोताब से लौट आई थी। वो खामोशी से इसके करीब आकर खड़ा हो गया और नरमी से इसके सर पर बोसा दिया। क्या देख रही हो? इसने धीरे से पूछा। वो पलट कर इसकी तरफ देखने लगी। आपका इंतजार कर रही थी, एक बहुत बड़ी खबर है। वो हल्का सा मुस्कुराया, आंखों में तजस्सुस। अच्छा, क्या खबर है? कहीं तुमने मुझे फिर डराना तो नहीं? वो हंसी, एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर साइड ड्रास खोली, वहां से एक फोल्ड शुदा रिपोर्ट निकाली और इसे थमाते हुए बोली, ये आपके 3.5 साल का सब्र है, देख लीजिए। इसने हैरानगी से रिपोर्ट ली। आंखों में एक अजीब सा सवाल उभरा, ये क्या चीज है? पढ़िए ना, पता चल जाएगा। वो रिपोर्ट खोलता गया, नजरें लफ्जों पर ठहरती गई और फिर अचानक इसके हाथ लर्ज गए। कागज थामते थामते वो चंद लम्हे बिल्कुल साकित खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से सर उठाया, इसके चेहरे को देखा, आंखों में नमी और लबों पर वही मासूम सी मुस्कुराहट। ये सच है, तो मजाक तो नहीं कर रही? इसकी आवाज भरा गई। वो हंसते हुए इसके करीब आए। आपको लगता है मैं ऐसी बात पर मजाक करूंगी? वो अभी भी हैरान खड़ा था। ये कैसे मुमकिन है? अभी तो कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी तबीयत, सब कुछ तो इतना कमजोर लग रहा था। वो नरमी से बोली, ये सब साफ नीयत का नतीजा है। डॉक्टर्स तो पहले दिन से कह रहे थे कि हम दोनों बिल्कुल ठीक है, सिर्फ वक्त नहीं आया था। खुदा ने देर की मगर इनकार नहीं किया। इसके चेहरे पर आंसुओं के साथ हंसी घुल गई थी। वो आगे बढ़ा और इसके दोनों हाथ थाम लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मेरा ईमान वापस लौटा दिया। मैंने खुद अपनी दुआओं पर यकीन उठा लिया था। वो बोली, जब आपने नीयत साफ की, अपने दिल से वो सारी तलखियां, वो सारी जिद्दें निकाली, तब खुदा ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। हमने एक दूसरे को दिल से कबूल किया तो खुदा ने हमारी तमन्नाओं को कबूल कर लिया। वो हल्का सा हंसा मगर आवाज लर्ज रही थी। तुम सच कहती हो, शायद औलाद से पहले हमें मोहब्बत सीखनी थी। मैं खुद गर्ज था और तुमने सब्र किया।
तुमने मेरा घर बचा लिया, मेरी जिंदगी सुधार दी। वो धीरे से बोली, अब सब कुछ बेहतर है, बस दुआ कीजिए नन्ही सी जान हमें सलामत मिल जाए। इसने आगे बढ़कर ऐसे बाजुओं में भर लिया, पेशानी पे एक लंबा बोसा दिया। खुदा की कसम, मैंने आज जन्नत देख ली। अगर मैं मर भी जाऊं तो अब कोई हसरत बाकी नहीं। तो मेरी सबसे बड़ी दुआ थी और ये खबर मेरी दुआ का जवाब। खिड़की से रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। इसकी आंखों के आंसू इस रोशनी में चमक रहे थे। वो दोनों कुछ देर यूं ही खामोश खड़े रहे। बाहर अजान की आवाज बुलंद हुई। फिजा में शुक्र और सुकून का एक गहरा रंग फैल गया था। वो बोली, देखिए खुदा कब किसी को मायूस करता है, बस देर करता है ताकि हम दुआ मांगना ना छोड़े। वो बोला, और अब मैं कभी दुआ मांगना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी सूरत में मेरी हर दुआ पूरी हो गई। इसने आहिस्ता से सर उठाकर उसके सीने पर रख दिया। कमरे में सिर्फ इनके सांसों की आवाज बाकी रह गई। बाहर सूरज डूब रहा था, लेकिन इनकी जिंदगी में एक नया सूरज तलू हो चुका था, उम्मीद का, मोहब्बत का और इस सब्र का, जो आखिरकार कामयाब हो गया।